हेलो गाइस, वेलकम टू द सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल। सो आज हम करेंगे यूपीपीसीएल का पेपर, जेई का पेपर है ये 2019 में जो हुआ था। तो इसके सारे शिफ्ट्स को हम सॉल्व करेंगे और आज से हम सारे पेपर, सभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, चाहे वो यूपीपीसीएल हो, डीएमआरसी हो, एलएमआरसी हो, सभी पेपर को सॉल्व किया जाएगा। सो इस चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो के राइट हैंड साइड पे आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं विद आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। विद इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस द ब्रेक डाउन कॉस्ट विल। सो इसका तो सिंपल सा आंसर है, इट विल डिक्रीज। अब आपको पता होना चाहिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होती है। तो इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आप सपोज करो आपके पास एक बाइक है, अगर आप बाइक की प्रॉपर मेंटेनेंस करवाते रहोगे, सपोज करो आप उसकी सर्विस टाइम टू टाइम करवाते रहोगे, तो डेट मीन्स जो उसकी मेंटेनेंस है वो प्रॉपर रहेगी, उसके इंजन्स वगैरह, गियर्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर रहेंगे, तो वो चलती रहेगी। तो उससे क्या होगा, हमारी जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है, जब हम उस इंजन के खराब होने तक का वेट करें, ठीक है ना, उसके खराब होने तक का वेट करें, फिर उसको रिपेयर कराएं ताकि वो फिर से चले, तो उसकी जो रिपेयरिंग की कॉस्ट होएगी उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम उस बाइक की प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विस कराएंगे तो वो जो हमारी बाइक है वो मेंटेन रहेगी प्रॉपर, तो उससे क्या होगा, जो हमारी ब्रेक डाउन कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अ रूम ऑफ डायमेंशन 12 मीटर इंटू 16 मीटर। आपको पता होना चाहिए रूम एक रेक्टेंगुलर होता है, तो उसकी जो आपको लेंथ दे रखी है वो 12 मीटर है और ब्रेड्थ दे रखी है 16 मीटर। टोटल एरिया ये है 12 मीटर इंटू 16 मीटर इज टू बी लाइटेड बाय 24 लैम्प्स ऑफ यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑफ अराउंड 100 Nm per meter square. If the output of each lamp is around 1600 lumens, what will be the utilization factor of the lamp? तो सबसे पहले आपको यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूटिलाइजेशन फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिमांड, जो भी मैक्सिमम डिमांड है रूम की, डिवाइडेड बाय जो प्लांट की कैपेसिटी होती है। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है, प्लांट की कैपेसिटी की जगह हम क्या लिखेंगे कि टोटल बल्ब्स की जो कैपेसिटी है, कितने इल्यूमिनेशन है टोटल। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड है, उसके लिए हमें रूम का एरिया पता होना चाहिए। तो रूम का एरिया सिंपली लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 16, और अराउंड कितनी इल्यूमिनेशन चाहिए हमें, 100 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लांट की कैपेसिटी क्या है, कितने लैंप्स लगे हैं रूम में, 24 लैंप्स लगे हैं, और एक लैंप का आउटपुट कितना है 1600, तो मल्टीप्लाई बाय 1600 से कर देंगे। सिंपली इसको कोई मल्टीप्लाई सिंपल नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इसे कट करना है। देखो 16 से 100 टाइम्स 100 से 100, 12 बाय 24 क्या होता है 1/2, 1/2 क्या होता है 0.5। ठीक है, आंसर पता लग गया, समझ गए इतनी बात को। मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी मतलब बल्ब कितने लगे थे, 24 बल्ब लगे थे, और एक आउटपुट बल्ब की एक आउटपुट कितना था 1600, तो मल्टीप्लाई करा हमने उसे 1600 से। अब देखो उसको उसने दिया था हमें 100 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे यूनिट क्या है, ल्यूमेंस है, ऊपर भी यूनिट ल्यूमेंस बनानी पड़ेगी, तो उसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके एरिया से, तभी तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो समझिए ये था हमारा आंसर, यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसके साथ आपको 2-3 फॉर्मूले और पता होने चाहिए जो हर पेपर में आ रहे हैं, इसी बीएसपीसीएल के पेपर में भी आए थे। तो एक फॉर्मूला होता है लोड फैक्टर। कौन सा, लोड फैक्टर। इट इज अ रेशियो ऑफ द एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। ये फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में लिख लो, कॉपी लेकर बैठो साथ, अदरवाइज वीडियो को पॉज करो, कॉपी लेकर आओ। डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर इट इज अ रेशियो सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितनी है, क्लियर हुई इतनी बात। तो ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, आने चाहिए, हर किसी हाल में आने चाहिए। और ये बात का ध्यान रखना, मैं वीडियो पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं बता रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर पॉइंट टू पॉइंट बता दिया। मैं पूरा डीप एनालिसिस करता हूँ ताकि फ्यूचर में होने वाले किसी भी पेपर में अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आए तो आपको वो आना चाहिए। आपको कहीं और जाने की लोड़ नहीं है, बुक में खोजने की लोड़ नहीं है, इस टॉपिक को पूरा रीड करने की भी जरूरत नहीं है, जितना मैं कराऊंगा सफिशिएंट है। ठीक है, तो पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ पेपर का, इसलिए वीडियो लेंथी हो सकती है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग द ओवरहेड लाइन इंसुलेटर। देखो ओवरहेड लाइन इंसुलेटर, जो इंसुलेटर्स होते हैं, ये इसका मीनिंग तो आपको पता होगा, विच
द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, मतलब ये अपने थ्रू करंट को पास नहीं होने देता। अब हम ओवरहेड लाइन की बात कर रहे हैं, तो ओवरहेड लाइन जो होते हैं वो प्रॉपरली इंसुलेट होने चाहिए। कहाँ से? पोल्स पे से। पोल्स पे से जो लाइंस जारी होती हैं ओवरहेड लाइंस, वो इस जगह पर प्रॉपरली इंसुलेट होने चाहिए। अगर नहीं होंगे, ये जो ओवरहेड लाइंस होती है इसके अंदर हाई करंट फ्लो हो रहा होता है, अगर यहाँ से प्रॉपर इंसुलेट नहीं होंगे तो पोल के अंदर करंट आएगा। अगर कोई आदमी यहाँ पर पोल का सहारा लेकर खड़ा होगा तो उसको शॉक लग सकता है। ठीक है, तो इधर से प्रॉपरली इंसुलेट होने चाहिए। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पोल के ऊपर, खंभों के ऊपर क्या यूज करते हैं? इंसुलेटर का यूज करते हैं। और सभी इंसुलेटर, इस बात को गौर कर लीजिए, जो सभी इंसुलेटर होते हैं वो पोर्सिलिन मटेरियल से बने होते हैं। कौन से मटेरियल से? पोर्सिलिन मटेरियल से बने होते हैं। हाँ, हालांकि ग्लास से भी बने होते हैं और कुछ मटेरियल स्टीयरटाइट से भी बने होते हैं, बट जो आज के टाइम में यूज हो रहे हैं वो पोर्सिलिन ही मटेरियल यूज हो रहे हैं। चाहे वो पिन टाइप हो, चाहे वो सस्पेंशन टाइप हो, सभी पोर्सिलिन मटेरियल के साथ बने होते हैं। और मैं इंसुलेटर की आपको सारी टाइप्स डिटेल के अंदर आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब बताऊंगा। अभी आगे क्वेश्चन पूछा गया इस पर, उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्लैटिनम। देखो, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किसी ना किसी वजह से ही पूछा जाता है। अब देखो, उन्होंने रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्लैटिनम पूछा है। क्यों पूछा है? वो और भी काफी मटेरियल थे, एल्यूमिनियम, ब्रास हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, ये सब जो मटेरियल थे ये भी तो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल में। यूज किए जाते हैं कि नहीं? हाँ जी, यूज किए जाते हैं। तो इनका क्यों नहीं पूछा है? ये पर्टिकुलर मटेरियल प्लैटिनम ही क्यों पूछा? तो जब मैंने रिसर्च करा कि ये ऐसा क्यों है, तो मैंने पाया कि ये जो मटेरियल होता है, प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, रोडियम हो गया, ये मटेरियल जो हैं वो यूज किए जाते हैं किसके लिए? टू कोटिंग द यूज टू कोट इलेक्ट्रोड्स, यूज टू कोट इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड्स कौन से, कहां पर यूज होते हैं? यूज इन द एज अ टाइनी कंपोनेंट। कहां पर? एज अ टाइनी कंपोनेंट। छोटे छोटे कंपोनेंट जो यूज होते हैं कहां पर होते हैं? यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन द इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। कहीं भी छोटे छोटे जो टॉयज होते हैं वहां पर, जहां पर भी जो टाइनी कंपोनेंट होता है उसको इलेक्ट्रोड, एज अ इलेक्ट्रोड टू कोट द इलेक्ट्रोड्स, उसको कोटिंग करने के लिए, उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ाने के लिए एज अ उसको यूज किया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए ये तीनों मटेरियल की आपको रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए। इट इज यूज टू कोट द इलेक्ट्रोड्स, इट इज यूज टू कोट द इलेक्ट्रोड्स फॉर अ टाइनी कंपोनेंट यूज इन द इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको प्लैटिनम का पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, जो प्लैटिनम का एक्चुअल होता है वो होता है 10.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, अब देखो उसने जो यूनिट दी हुई है वो ओम मीटर में नहीं दी हुई, उसने किसमें दी हुई है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बराबर है। तो इसको 10.5 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो माइनस है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 हो गया। 2 कट गए 0, तो जब ये 2 0 कट गए तो ये क्या आ गया? ओम सेंटीमीटर। अब आपको पता है 10⁻⁻6 को हम क्या लिखते हैं जी? माइक्रो ओम लिखते हैं। माइक्रो होता है इसकी यूनिट, क्या होती है? माइक्रो, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर, पहला ही आंसर है ये। तो ठीक है, तो ये तो अब बात रही थी प्लैटिनम की। अब हम कवर करेंगे पैलेडियम को भी। तो पैलेडियम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है? 105.4 नैनो ओम मीटर। नैनो ओम, अब जी नैनो ओम आपको पता होगा, 1 नैनो ओम इज इक्वल टू हाउ मेनी ओम? इट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 ओम मीटर। इसको मल्टीप्लाई करोगे जी, ये लो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 105.4 इंटू 10⁻⁻7 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो यूनिट को। क्लियर हुआ इतनी बात? नहीं तो 10.54 होगी। लो जी, 1 0 आगे लगा दो, 6 ऐसे आ गया 10⁻⁻6। अब इसको क्या लिख दो? तो 10.54 माइक्रो ओम। क्या लिखोगे? माइक्रो, माइक्रोन, सॉरी माइक्रो लिखना जी, एम नहीं लिखना, माइक्रोन सेंटीमीटर। तो ये हमारी यूनिट होगी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या किसकी यूनिट देखेंगे जल्दी से? हम किसकी यूनिट देखेंगे जल्दी से? रोडियम। रोडियम की यूनिट रहेगी ना 43.3 नैनो ओम मीटर। तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं? इसको आप कन्वर्ट करके देखना कितनी बनती है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो मैंने आपको पहले क्या है, मैं डीप एनालिसिस करूंगा, क्यों आखिर क्वेश्चन एग्जामिनर ने जो पेपर सेट किया उसने क्या सोच के सेट किया, क्यों ये ही चीज प्लैटिनम ही क्यों पिक किया था। देखो मैंने इसलिए आपको बता दिया क्यों पिक किया।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द डिवाइस ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच टेक अप द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑयल। देखो ये कंजर्वेटर टैंक होता है जहां पर ऑयल गर्म होता है, कंजर्वेटर टैंक सॉरी। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना किसी चीज का, दूध जब आप गैस पर रखते हो उबाला आता है ना, बढ़ता है लेवल, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दैट मीन्स घटता है लेवल, नीचे को आता है, ऊपर कर नीचे को आता है, तो उसे क्या कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये तब होता है जब किसी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई छोटा मोटा फॉल्ट होता है, वाइंडिंग फॉल्ट हो गया, छोटे से भी फॉल्ट हो, तब भी उसकी जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ऑयल किस लिए यूज किया जाता है, ऑयल फॉर कूलिंग पर्पसेज, ठीक है। तो जब फॉल्ट होता है तो जो वाइंडिंग्स की गर्मी होती है उसके कारण ऑयल क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब वो अपने मेन टैंक में से हटके वो जो ऊपर एक छोटा सा टैंक लगा होता है ट्रांसफार्मर का, उसके अंदर जाके बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, वहां पर उसकी एक्सपेंशन होती है और कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो उसको क्या नाम देते हैं हम, कंजर्वेटर टैंक। दो टैंक होते हैं, मेन टैंक होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है। कंजर्वेटर टैंक ऊपर छोटा सा टैंक लगा होता है, ठीक है। उसके साथ ही हम देखेंगे कि एक छोटा सा ना ब्रीदर लगा होगा। ब्रीदर क्या होता है आपको पता होगा, ये जो टैंक के अंदर एयर ना आए, मतलब मॉइस्चर ना आए, ताकि ऑयल की जो इंसुलेटिंग लेवल है वो कम ना हो जाए, उसके लिए हम ब्रीदर को यूज करते हैं। ब्रीदर के अंदर एक सिलिका जेल होती है जो कि कौन से कलर की होती है, ब्लू। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, सिलिका जेल ब्लू कलर की होती है, ठीक है। सिलिका जेल ब्रीदर के अंदर होती है, ब्लू कलर की होती है, बट आफ्टर सम टाइम वो अगर पिंक हो जाए, ये ऐसे कलर की हो जाए, पिंक लाइटिश पिंक हो जाए, तो उसका मतलब क्या है, वो अब उसको रिप्लेस करने वाली होगी, उसको फिर से न्यू करने वाली हो चुकी है, ठीक है। तो बुशिंग्स क्या होते हैं, जो ट्रांसफार्मर के बाद 3 टर्मिनल से निकले होते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, शॉर्ट लो वोल्टेज वाइंडिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, बुशिंग्स ही कहते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा हैवी नोट, द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इन इंडक्शन मोटर। देखो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, टॉर्क स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ इसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की। आपने जो, मैं पहले बता दूं, जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ वो अलग है, जो आपने देखी है कॉपीज के अंदर, सॉरी बुक्स के अंदर, वो अलग है। इस चीज को समझना है क्योंकि यहीं से आप गलती करते हो। देखो ये जो एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर स्पीड इधर को मूव कर रही होती है, और स्लिप जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रही होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीज करती है, और स्पीड राइट हैंड साइड पे इंक्रीज करती है। यहाँ जो ये वाला पॉइंट है, इसकी जगह क्या होता है, स्लिप होती है 1, और जो स्पीड होती है रोटर की वो क्या होती है 0, ठीक है। और जो ये वाली है, ये वाली साइड पे स्लिप क्या होती है 0, रोटर की स्पीड क्या होती है इक्वल टू ns स्पीड, ठीक है। ये क्या है, वाई एक्सिस टॉर्क है, ठीक है। तो आप कभी भी देखोगे ना, स्लिप का फॉर्मूला होता है ना ns माइनस nr बाय ns, ठीक है। अब एट पर जब रोटर रेस्ट पे होता है, स्टार्टिंग टाइम जब हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो रोटर रेस्ट पे होता है, तो एनआर की स्पीड 0 होती है, तो जब स्पीड 0 हो जाएगी एनएस बाय एनएस क्या हो जाएगा 1, स्लिप 1, रोटर की स्पीड 0। अब जब टॉर्क होता है ना, जब स्लिप 1 होती है तो डेट मीन्स टॉर्क 0 नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क डिपेंड करता है स्लिप पे। जब स्लिप 1 है तो डेट मीन्स टॉर्क 0 नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है टॉर्क की भी, ठीक है। तो ये आपको अगर समझना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो हमारा रीजन होता है ना, अब रीजन देखो, ये जो रीजन होता है ये इसको हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग रीजन या रीजनरेटिंग ब्रेकिंग रीजन, जनरेटिंग रीजन। अब जो ये वाला रीजन होता है ना, ये देखो, यहाँ स्लिप 0 है, यहाँ 1 है, मतलब स्लिप इधर को इंक्रीज कर रही है, यहाँ रोटर की स्पीड 0 है, वहां एनएस है, मतलब स्पीड इधर को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और जो ये रीजन होता है ना, ये होता है मोटरिंग रीजन, होता टोटली मोटरिंग रीजन है, बट होता ये यहाँ भी ये पूरा मोटरिंग रीजन है, बट ये स्टेबल मोटरिंग रीजन है। मतलब हम मोटर को जब ऑपरेट कराते हैं एज अ मोटर, वो इस रीजन के अंदर ऑपरेट करती है, इस रीजन के अंदर कभी हम ऑपरेट नहीं कराते, क्योंकि मोटर की स्पीड स्टार्टिंग में 0 होती है रोटर की, सॉरी, तो उस रीजन में हम ऑपरेट नहीं कराते। जब रोटर की स्पीड कुछ गेन हो जाती है तब हम उसके बाद ऑपरेट कराते हैं मोटरिंग रीजन, ठीक है। तो समझ आई। और ये जो रीजन होता है ये स्लिप का ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि स्लिप इधर को इंक्रीज कर रही है, और ठीक है। तो ये जो रीजन होगा वो ब्रेकिंग रीजन होगा, इसमें मोटर को ब्रेक लगाई जाती है बाय एक्सचेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द स्टेटर, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है वो स्टेबल रीजन होता है, ये अनस्टेबल रीजन होता है। देखो अब हमने वर्सेस स्लिप बताना है, तो देखो जो टॉर्क ऐसे इंक्रीज कर रही है, बट स्लिप इधर को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो इधर को टॉर्क क्या कर रही है, इंक्रीज, और स्लिप डिक्रीज कर रही है, तो टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ टॉर्क क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, टॉर्क क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, पर स्लिप भी डिक्रीज कर रही है क्योंकि इधर को ही है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ठीक है।
ऐसे लगा लो, इधर से देखो, इधर से स्लिप 0 है, उधर को इंक्रीज कर रही है, स्लिप उधर को इंक्रीज कर रही है, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्लिप इंक्रीज कर रही है तो टॉर्क भी इंक्रीज करेगी, यहाँ से देखो, यहाँ से टॉर्क भी इंक्रीज कर रही है और स्लिप भी इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पॉइंट पे देखो, आगे को स्लिप इंक्रीज करेगी और टॉर्क क्या कर रही है, टॉर्क तो डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स अगर स्लिपिंग इंक्रीज कर रही है तो टॉर्क क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये क्या बनेगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/s। क्लियर है इतनी बात। तो जब हैवी लोड होता है तो हैवी लोड में ये वाला ऑपरेशन होता है, जब हैवी लोड होता है ना ये वाला ऑपरेशन होता है। तो जब हैवी लोड होगा दैट मीन्स हमें टॉर्क क्या चाहिए, हैवी लोड पे क्या होता है, टॉर्क ज्यादा होती है। जब टॉर्क ज्यादा होएगी तो स्लिप क्या होगी कम होगी। तो ये वाला रीजन आपका अनस्टेबल रीजन। क्लियर है इतनी बात। तो जल्दी से आगे मूव करते हैं। वैसे आपको मैं इसका एक ग्राफ दिखा देता हूँ, देख लो, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा ग्राफ शो हो रहा है, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो, पूरे ग्राफ को नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। इन क्लीट वायरिंग, क्लीट्स शैल बी फिक्स्ड एट अ रेगुलर इंटरवल नॉट एक्सीडिंग द डैश मीटर। देखो क्लीट्स का क्या मतलब होता है, क्लीट वायरिंग आपने देखी होगी, कभी देखी नहीं है तो गूगल पे सर्च करो जी, और कहाँ देखोगे गूगल पे सर्च करो। तो क्लीट वायरिंग जो होती है, ये टेम्परेरी इंस्टॉलमेंट के लिए यूज की जाती है, मतलब टेम्परेरी वायरिंग, टेम्परेरी इंस्टॉलमेंट सिस्टम है ये। इसको हम परमानेंटली इंस्टॉल नहीं करके रख सकते। क्लियर है इतनी चीज। और ये पीवीसी की बनी होती है, ठीक है। तो चीपेस्ट वायरिंग सिस्टम है, सबसे पहली बात चीपेस्ट वायरिंग सिस्टम है, ठीक है। टेम्परेरी है, इसकी मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है 3 मंथ का होता है, मैक्सिमम निकाल जाए तो ये 10 से 15 साल भी निकाल सकती है। क्लियर हुई इतनी बात। और उसके बाद इसको क्यों नहीं हम यूज करते, आज के टाइम में क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इसका जो है जो ये वायर्स होती है ना, ये यूज की जाती है लो टेम्परेचर साइड पे। जहां पर लो टेम्परेचर हो वहां पर यूज की जाती है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो इजीली ये शॉक पकड़ लेगी, मतलब इजी चांस होते हैं कि इजी चांस ऑफ शॉक एंड फायर, ठीक है। और इसका कुछ लुक भी अच्छी नहीं होती, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अभी क्वेश्चन जो है वो क्या है कि क्लीट शुड बी फिक्स्ड एट अ रेगुलर इंटरवल नॉट एक्सीडिंग द 0.6 मीटर। इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.6 मीटर। अच्छा, केबल और दो केबल के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 to 7 मीटर, 4 to 7 सेंटीमीटर है, मीटर में लेना तो 0.04 to 0.07 मीटर। तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अर्थ और केबल के बीच में कितना होना चाहिए डिस्टेंस, ये भी नोट कर लो, पूरा डिटेल नोट करनी है आपने। जो क्वेश्चन पूछा तो आपने तो पूरा एनालिसिस करना है। 2.5 to 3. केबल और बॉल के बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड नॉट एक्सीड, कितना नहीं एक्सीड होना चाहिए। देखो अगर हमने किसी फ्यूज को लगाया है, सपोज करो इसके साथ 2 वायर्स लगी हैं, एक हाई वायर लगी हाई वोल्टेज की, एक लो वोल्टेज की वायर लगी है, तो क्या आप ये हाई वोल्टेज की वायर लगी है, ये लो वोल्टेज की वायर लगी है, तो जो इस फ्यूज की करंट रेटिंग होगी क्या वो इसके हिसाब से सेट करोगे, इसके हिसाब से सेट करोगे, किसके हिसाब से सेट करोगे। सपोज करो हाई वोल्टेज के अंदर करंट कम होगा, लो वोल्टेज के अंदर क्या होगा, करंट ज्यादा होगा, ठीक है। सपोज करो आप किसके हिसाब से सेट कर रहे हो, इसके अंदर 7 एम्पेयर है, इसके अंदर 5 एम्पेयर है, तो आप क्या 7 एम्पेयर के हिसाब से सेट करोगे। 7 एम्पेयर के हिसाब से जो फ्यूज को सेट करा, तो जो 5 एम्पेयर में सपोज करो 6 एम्पेयर भी करंट आ गया, तो यहाँ से तो इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो फ्यूज की सेटिंग हमेशा किसके हिसाब से करनी चाहिए, इसके हिसाब से करनी चाहिए। सो आंसर है द करंट रेटिंग ऑफ अ स्मॉलेस्ट केबल इन द सर्किट। क्लियर है इतनी बात। तो चलो जल्दी से देखते हैं, ये हिंदी में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ वोल्ट का लाइन के लिए 1956 के भारतीय विद्युत नियम अनुसार आईई रूल्स की बात कर रहा है। आईई रूल्स 1956 के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग के अनुसार सड़कें पर किसी भी भाग में खड़ी की जाने वाली सर्विस लाइन सहित ओवरहेड लाइन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ये तो आपको पता होना चाहिए। फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए, लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए 5.8 मीटर होनी चाहिए और हाई वोल्टेज के लिए 6.1 मीटर होनी चाहिए। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरफोर्स यूज द टावर इन मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर बाय यूजिंग अ प्रोपेलर। से तो प्रोपेलर्स तो आपको पता होंगे जी, ये तो प्रोपेलर से ही हम कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 डैश मेंटेनेंस रेगुलर पीरियोडिक प्लांट मेंटेनेंस, अभी हम क्वेश्चन नंबर पहला करके आए हैं, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ये, इसका भी आंसर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। इन केस ऑफ स्टेटर ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नेसेसरी इन द न्यूट्रल सर्किट टू प्रिवेंट एन ओवर वोल्टेज ड्यू टू रेजिस्टेंस। देखो ये तो ना इसका तो डेरिवेशन है लंबी सारी, इसको तो आपको ना याद ही रखनी पड़ेगी वैल्यू, ये वैल्यू याद ही रख लो। 10⁻6, यहाँ 6 है तो नीचे भी 6 है, सिंपल है, या रट्टा भी मारना है तो ऊपर 6 नीचे 6 पाई FC। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाई इज यूज फॉर। हाँ जी, स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होती है? स्विच मोड पावर सप्लाई, देखो स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म। स्विच मोड पावर सप्लाई, एक चीज का ध्यान रखना है, ये किसी चीज को AC टू DC सॉरी कि AC को AC में कन्वर्ट नहीं करता या DC टू AC में कन्वर्ट करे, ऐसा कोई चीज नहीं है, ये चीज गलत है, कहीं भी पढ़ा तो गलत चीज है ये। स्विच मोड पावर सप्लाई होती है, आपको मैं एक बात बता दूं, स्विच मोड पावर सप्लाई होती है DC टू DC, AC टू DC, ठीक है, मतलब आउटपुट पे ये DC ही प्रोवाइड करता है, आउटपुट पे ये DC ही प्रोवाइड करता है। तो बाय चेंजिंग वोल्टेज वेवफॉर्म कह लो, करंट वेवफॉर्म कर लो, तो रेगुलेटेड जो प्योर DC फॉर्म होती है उसको हमें ये आउटपुट पे देता है, प्योर DC फॉर्म को आउटपुट पे देता है। अगर हम इसके इनपुट पे AC दे रहे हैं तो ये फिल्टर आउट करके उसे DC बना देगा और प्योर DC वोल्टेज देगा हमें, इसलिए हम क्या कहते हैं कंट्रोल्ड DC सप्लाई देता है ये हमें आउटपुट के ऊपर। क्लियर हुई इतनी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन अ थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर फॉर डबलिंग द वोल्टेज द करंट इंक्रीजेस टू। अच्छा, इसका तो क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो 12.6 टाइम है। वैसे इसका जो फॉर्मूला KIN ऐसे करके कुछ फॉर्मूला है, बट वो हमें याद रखने की लोड़ नहीं है, ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते थे, छोड़ना चाहते थे, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा वैल्यूज है, ऐसी वैल्यूज पूछ ली गई हैं पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन को डिफिकल्ट भी आता है, तो इसकी तो वैल्यू है 12.6 है। इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन क्वेश्चन नंबर 16 द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्पैन ऑफ RCC पोल। अच्छा, हम स्पैन की बात हो रही है तो स्पैन आपको पता भी तो होना चाहिए क्या होता है। देखो 2 टावर्स हैं, 2 खंबे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? स्पैन, ठीक है। अगर उसके बाद वायर से लटका दी जाए, वायर से जितनी लेंथ पे ऐसे अगर वो लमक जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊपर से जितने लेवल पे, ये देखो ये सीधा लेवल है ना, इससे लमक गई वायर, अगर नीचे को बेंड होगी तो उसको क्या कहेंगे? सैग। और ग्राउंड से जितना डिस्टेंस होगा लमकने के बाद उसको क्या कहेंगे? ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। इतनी बात को नोट करना। 2 पोल्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? 2 पोल्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? स्पैन। तो RCC पोल, RCC मतलब री इनफोर्स्ड। कई बच्चे क्या कहते हैं इसका वो क्या बताते हैं? फुल फॉर्म री इनफोर्स्ड कि सिर्फ कंक्रीट, जबकि ये रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है। इतनी बात का ध्यान रखना। तो RCC पोल्स के लिए वैसे तो ये 80 to 200 मीटर तक होता है, बट इधर ऑप्शन ऐसी कुछ दी नहीं रखी थी, सिर्फ 80 to 100 मीटर है, तो उसके बीच का 200 वाला मार्क नहीं कर सकते क्योंकि 200 से अबव नहीं होता इसका, तो 80 to 200 के बीच लाई करता है। तो 80 से 100 दे रखा, तो वही वैल्यू है। एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल इन ओवरहेड सिस्टम द रिकमेंड स्पैन। वुडन पोल्स के लिए जो होता है वो डिस्टेंस कम होता है, 40 से 50 मीटर। ये भी आपको 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। जो भी चीज एक्स्ट्रा होगी वो मैं पहले ही बता दूंगा, जो चीज याद रखने वाली है उसका कोई हल नहीं है, उसको याद ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 बायोमेटालिक स्ट्रिप। अच्छा, बायोमेटालिक स्ट्रिप से आपको कुछ याद है? सर्किट ब्रेकर का, सर्किट ब्रेकर के अंदर एक सॉलिनॉइड होता है, बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या करती है? जब भी सर्किट ब्रेकर कैसे वर्क करता है, अगर करंट अपने लिमिट से इंक्रीज हो जाए तो सर्किट ब्रेकर क्या कर देता है? ट्रिप करता है। वो ट्रिप कैसे करता है? देखो सुनो बात। जब सर्किट ब्रेकर के अंदर जो भी सपोज कर लो हमने इतनी करंट का सर्किट ब्रेकर लगाया कि इससे ऊपर अगर करंट होता तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देगा। अब जब उससे ऊपर करंट फ्लो होगा ना, तो इसके अंदर 2 बायोमेटालिक स्ट्रिप्स, बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है, एक बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है। वो क्या होती है? वो ना सर्किट के साथ कांटेक्ट बना के नहीं रखती, वो थोड़ी सी दूरी पर होती है, ठीक है। जब भी इसके अंदर करंट फ्लो करेगा ना, तो ओवर करंट जब फ्लो करेगा तो ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये गर्म होना शुरू हो जाएगी। और बायोमेटालिक स्ट्रिप की एक खासियत है कि ऑन हाई टेम्परेचर इट शोज अ मोशन, मतलब ऑन हीटिंग, अगर गर्म होने पर इट शोज अ मोशन,
मतलब ये हिलजुल स्टार्ट कर देगी। तो जब ये गर्म होगी, ओवर करंट फ्लो करेगा, उससे बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होगी, गर्म होने लग जाएगी। गर्म होते ही क्या होगा, ये अपना जो ये है मूव करेगी नीचे को। जब ये मूव नीचे को करेगी तो ये क्या कर देगी, इस पॉइंट के साथ कॉन्टेक्ट बना लेगी। तो ये जब इस पॉइंट के साथ जुड़ जाएगी तो डेट मीन्स उस सर्किट ब्रेकर को क्या कर देगी, सिग्नल दे देगी। सिग्नल मतलब क्या है, बस जस्ट एक उसके साथ जो स्विच अटैच होता है उसको वो ट्रिप करवा देगी, मतलब फिर हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात को। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या है, ये मोशन में ये मोशन में तब आती है जब ये हीट होना स्टार्ट हो जाती है। हीट कब होगी, जब ओवर करंट फ्लो करेगा। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, करंट राइजेस अबव इट्स सेटिंग वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फेलियर इन रोटेटिंग मशीन। देखो रोटेटिंग मशीन के अंदर जब भी कभी इलेक्ट्रिकल फेलियर की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिकल फेलियर में रोटेटिंग मशीन में हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं। किसको सप्लाई देते हैं, स्टेटर को सप्लाई देते हैं। स्टेटर को सप्लाई देते हैं कि नहीं, इंडक्शन मोटर में 3 फेज सप्लाई किसको देते हैं, स्टेटर को देते हैं। डीसी मोटर में सप्लाई किसको देते हैं, स्टेटर में देते हैं कि नहीं। मोटर की बात हो रही है तो इसके में सप्लाई किसको देंगे, स्टेटर को देंगे। क्लियर हुई कि नहीं। अगर उसकी बात कर रहा हूं मैं जनरेटर की, तो उसके अंदर हम रोटर को मोशन देते हैं, फिर भी सप्लाई स्टेटर से ही हम लेते हैं। तो सारा कुछ स्टेटर से ही हो रहा है सप्लाई का काम। तो जब स्टेटर से सप्लाई का काम हो रहा है तो डेट मीन्स क्या है कि जब भी अगर रोटेटिंग मशीन में कोई भी इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है वो स्टेटर वाली साइड पर ही होता है। इसके जो वाइंडिंग्स होती है उसकी इंसुलेशन में ही होता है। तो इसका आंसर वैसे ही आप देख लो, वाइंडिंग लेयर का लेयरिंग फ्रीक्वेंसी स्टेटर वाइंडिंग इंसुलेशन फेलियर। तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20, डैश वोल्टेजेस कैन बी अवेलेबल फ्रॉम अ 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो मैं आपको एक ना चीज बता दूं, स्टेटर से हम ना सप्लाई लेते नहीं हैं, स्टेटर को हम सिर्फ सप्लाई देते हैं। डीसी मोटर के अंदर भी हम जब स्टेटर को सप्लाई देते हैं रोटर हमारा घूमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर जनरेटर की बात करूं तो रोटर को हम घुमाते हैं, स्टेटर को हम सिर्फ बाहर से डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, समझ गए। पर जो हमने जनरेटर के केस में हमें सप्लाई लेनी होती है बाय रोटेटिंग अ रोटर, वो हम रोटर पर से ही सप्लाई को आउटपुट में लेते हैं, स्टेटर से नहीं लेते। स्टेटर को सिर्फ हम डीसी सप्लाई देते हैं फॉर मेंटेनिंग द फील्ड पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल फिक्स्ड करने के लिए, ठीक है। बट इंसुलेशन जो फेलियर होता है वो हमेशा स्टेटर साइड पर ही होता है, ठीक है, बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 20, डैश वोल्टेजेस कैन बी अवेलेबल फ्रॉम द 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात हो रही है, अभी सुनो तो ये तो डीसी 3 वायर्स का है, आपने सुना भी नहीं होगा। 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 3 वायर्स का होता है, ठीक है। 2 आउटर वायर्स होती है, ये दोनों आउटर वायर है, ठीक है, 1 और 2 आउटर वायर होगी। और जो थर्ड है वो कौन सी होती है, इसको हम मिडल वायर भी क्या कहते हैं, मिडल वायर या फिर न्यूट्रल वायर, क्या, या फिर न्यूट्रल वायर, ठीक है, मिडल वायर या फिर न्यूट्रल वायर। अच्छा, आपको एक चीज बताओ, आउटर वायर का जो होगा वो आपने सुना होगा, लाइन टू लाइन जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है फेस टू फेस से। अगर न्यूट्रल वायर है, ये मान लो ये लाइन है, कौन सी है, लाइन है, ये भी क्या है, लाइन है, ये न्यूट्रल है। लाइन और न्यूट्रल के बीच में फेस वोल्टेज होता है, तो 2 फेस वोल्टेजेस आ गए और एक क्या आ गया, लाइन वोल्टेज। लाइन टू लाइन लाइन वोल्टेज, लाइन और फेस मिलके 2 वोल्टेज बना के, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल हमें 2 वोल्टेजेस मिलती हैं। एक तो ये वाला वोल्टेज होता है फेस, और एक आउटर वाली साइड पे होता है। क्लियर हुई। जो आउटर वाली साइड पे होगा वो आपको पता ज्यादा ही होता है 440, और इनर वाली साइड पे 220 होता है। क्लियर हुई इतनी बात, क्लियर हुई। तो इसका फायदा क्या है हमें, इसका फायदा ये है, अगर हमारा जो हैवी लोड है उसको हम आउटर साइड पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हैवी लोड मतलब मोटर हैवी जो है उसको हम आउटर साइड पे कनेक्ट करके चला सकते हैं। अगर हमारा लाइटर लोड है जैसे लाइटनिंग सिस्टम या कोई, तो उसको हम इधर इस 2 वायर्स के बीच में कनेक्ट करके चला सकते हैं, ठीक है। तो हमें 2 डिफरेंट टाइप की वोल्टेजेस रिसीव होती हैं। ये मत कह देना कि 1 2 3 है, डिफरेंट टाइप की तो 2 ही है ना, एक ये वाली एक ये वाली, तो 2 वोल्टेजेस रिसीव होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द आईवी रूल्स फाइनल सब सर्किट बियॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फॉर लाइट फैन 5 एम्पेयर सॉकेट आउटलेट। ये तो नॉर्मली बात है, आपको पता होना चाहिए, 10 पॉइंट से एक्सीड नहीं करता, सिर्फ ये ही देख लो, और ऑप्शन में देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 पॉइंट के साथ और कोई अवार्ड दिए नहीं है। आपको जितना पता ना 10 पॉइंट के बाद से एक्सीड नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर डी को सीधा मार्क कर दो, देख लो। और किसी ऑप्शन में 10 पॉइंट दिए ही नहीं है, इसीलिए नहीं दिया क्योंकि बच्चे को 10 पॉइंट्स पता है, तो बस दैट्स
फिर आंसर वो हमारा ब्रॉन्ज इज अ अलॉय ऑफ, देखो ये मैं सारे अलॉय बताऊंगा, कॉपी पेन लेकर बैठे रहना, ठीक है। मैं आपको पहले क्या नोट करना अपने तो ब्रॉन्ज अलॉय इज अ अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। अच्छा देखो, कॉपर और टिन से जो मिलकर अलॉय बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज। इसको हम एक और चीज क्या, इसको हाँ इस सॉरी इसके अंदर जो आप देखो कॉपर की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, आपको पता है कॉपर की मात्रा इसके अंदर कितनी होती है, पता है कि नहीं पता है? जो कॉपर की मात्रा होती है वो ऑलमोस्ट 90% होती है। 90%, हाँ जी 90% ही, मेरे ख्याल से तो 90% ही होती है। 90% कॉपर होता है, ब्रॉन्ज 10% के क्रॉस होता है, ऐसे ही होता है। चलो ये चीज आप चेक कर लेना, शायद मेरे ख्याल से तो 90% ये कॉपर होता है, टिन की मात्रा जो होती है 10% ही होती है, ठीक है। अब जो इसका यूज है, ये यूज कहाँ पर है, इसका यूज किया जाता है, देखो इसका यूज किया जाता है पिस्टन रिंग्स बनाने में, पिस्टन की रिंग्स बनाने में, बेयरिंग्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? कहाँ यूज किया जाता है, पिस्टन रिंग्स, बेयरिंग्स बनाने में, वॉल्व्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यूज भी आपको पता होना चाहिए, मान लो नेक्स्ट टाइम यूज आगे फिर क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद जो कॉपर और निकल को मिक्स करके बनाया जाता है उसका भी कोई नाम है, देखो कॉपर और निकल को मिक्स करके कुप्रो निकल नाम कहते हैं उसे, हमें कुप्रो निकल नाम का अलॉय है, जिसके अंदर अब इसका देखो, इसके अंदर 90% क्या है, कॉपर होता है, 10% क्या होता है, निकल होता है। सारी चीज नोट करते हुए जाना, बिल्कुल अगर कोई क्वेश्चन दिया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही दिया है, तो उस चीज को वो अगली बारी भी पा सकते हैं, ठीक है। और इसको यूज क्या किया जाता है, फॉर मेरीन एप्लीकेशंस। मेरीन एप्लीकेशन, मेरीन पता पानी के अंदर, हाँ जी बिल्कुल सही, पानी के अंदर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इसका जो अलॉय है, इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी टू सी वाटर, हाई रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी टू सी वाटर। जो सी का पानी होता है, समुद्र का पानी, उसका तो इस अलॉय का हाई रेजिस्टेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू सी वाटर, इसलिए इसको मेरीन एप्लीकेशन के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद देखो, उसके बाद कॉपर कैडमियम। कॉपर कैडमियम का जो अलॉय होता है उसके अंदर 98 to 99% कॉपर होता है। ये मात्रा लिख के चलना कि कितने होता है, वो 0.8 से 1% तक का कैडमियम होता है, ठीक है। 1% तक का कैडमियम होता है, ठीक है। और इसको यूज किया जाता है, यूज फॉर द टेलीफोन वायर, इस चीज का ध्यान रखना, टेलीफोन वायर्स हो गया, या फिर इसको यूज किया जाता है केबल्स फॉर मिलिट्री एंड एरोस्पेस यूज, एरोस्पेस यूज, सारी चीज लिखते हुए जाना। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है, समझ इतनी बात को। और उसके बाद एक रह गया कौन सा, कॉपर क्रोमियम। कॉपर क्रोमियम अलॉय, क्रोमियम अलॉय, इसके अंदर जो क्रोमियम होता है 0.6 to 1.2% तक यूज किया जाता है, वही कॉपर की जो मात्रा होगी 99% तक की होगी, ठीक है। और इसको यूज किया जाता है फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स। क्लियर हुई तक बात? जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जल्दी से सारी चीजें आपको बता दी डिटेल के अंदर, इसको लिखते हुए जाना, कोई भी चीज मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द मटेरियल यूज फॉर जनरेटर, मोटर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग हो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इनेमल्ड कॉपर वायर है, इनेमल्ड कॉपर वायर, ठीक है। इसको एक चीज और नाम के साथ जाना जाता है, बता सकते हो क्या है? मैग्नेट वायर, बिल्कुल सही, मैग्नेट वायर, इसको हम मैग्नेट वायर भी कहते हैं। Question number 24, when there is a dead end of the line and there is a corner or sharp curve, the line crosses the reverse dash insulator is used। देखो आपको इंसुलेटर बताएं, सबसे पहले पेन टाइप इंसुलेटर, पेन टाइप इंसुलेटर कब कहाँ तक ये यूज किया जाता है, अप टू 33 kV तक, किलोवाट तक, ठीक है। पेन टाइप इंसुलेटर नॉर्मली आपने देखा होगा पेन टाइप इंसुलेटर उसमें देखा होगा, ये थोड़ी ना कह रहा हूँ देखा होगा, रियल में देखा होगा। तो आप उसके बाद क्या है, शैकल टाइप इंसुलेटर, सॉरी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप ऐसे करके बने होते हैं, सस्पेंशन टाइप काफी डिस्क से बने होते हैं। तो एक डिस्क जो होती है, वन डिस्क कितनी कैपेसिटी तक बना होती है, 11 किलोवाट तक वो झेल सकती है, ठीक है।
क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद है शेकल इंसुलेटर। ये लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपको देखने को मिलेगा, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में देखने को मिलेगा आपको कौन सा, शेकल इंसुलेटर। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेन इंसुलेटर तो आप बता दो कि इसका आंसर क्या है, बाकी आपको मैं बता दूं स्ट्रेन इंसुलेटर कुछ ऐसे करके होता है जब हमने रिवर्स के अक्रॉस या डेड एंड जहां पर आदि जहां पर हम तो वायर्स नहीं बिछा सकते, देखो रिवर्स के बाद हम पैर नहीं बिछा सकते, हम क्या करते हैं एक पोल यहाँ लगाते हैं, एक पोल रिवर के पास में, हम उसके लिए इसका स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। ये कुछ ऐसे करके होता है, एक पोल से ऐसे करके, अगर ये इंसुलेटर लगा सस्पेंशन, ये दूसरा इंसुलेटर लगा आगे वायर को, तो इस वायर से ऐसे करके हमारा कनेक्ट होता है। ये इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर। तो जहां हमारा डेड हैंड होगा या फिर रिवर्स के अक्रॉस, एक रिवर्स से दूसरे मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस पे लेके जाना हो, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं स्ट्रेन टाइप को। अच्छा, स्ट्रेट टाइप इंसुलेटर कहाँ यूज होता है, स्ट्रेट टाइप इंसुलेटर आपने देखा होगा जहां पर भी वुडन पोल्स होते हैं ना, उसका जो ऐसे करके एक वायर्स के साथ उसको सपोर्ट दी गई होती है, वुडन पोल्स को खड़ा किया गया होता है वायर्स के अक्रॉस ना, इस दोनों वायर्स के बीच में यहां से यहां तक और यहां से यहां तक डिस्टेंस ग्राउंड किया गया जाता है, ग्राउंड किया जाता है। तो इसके बीच का जो इंसुलेटर लगा, इन दोनों वायर्स के बीच का जो इंसुलेटर होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रेट टाइप इंसुलेटर। वो इसलिए यूज किया जाता है, सपोज कर लो यहाँ जो वायर्स है, इसकी जो वायर्स आ रही है पोल्स के ऊपर से, वो टूट जाती है, टूट के वो क्या होगी, वो वापस इसके ऊपर गिरेगी। तो इसके ऊपर गिरेगी तो डेटनेस वो क्या होगा, इसके अक्रॉस अगर कोई तार हुई, सपोज कर लो ये तार है, इसके अंदर करंट ना आए, तभी करके इसको इंसुलेट किया जाता है। क्लियर हुई बात। या फिर ग्राउंडेड जो करंट होगा वो ग्राउंड में फ्लो हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, लाइट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स प्रोपोर्शनल। देखो इलेक्ट्रोलाइटेड लाइसिस जो प्रोसेस होता है, इसके अक्रॉस हम जो भी केमिकल होता है उसके अक्रॉस हम डीसी करंट फ्लो करते हैं, काहे के लिए, फॉर डूइंग अ केमिकल चेंज। केमिकल में चेंज लाने के लिए हम डीसी करंट फ्लो कराते हैं, उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं। जो मास उसके बाद जो डिपॉजिट होता है, जो मास डिपॉजिट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज इक्विवेलेंट टू द केमिकल इक्विवेलेंट। जो केमिकल का इक्विवेलेंट होता है उसके वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, इसका तो आप कर ही लोगे या नहीं, चलो मैं बता देता हूं। एंड गेट है ये, उसके बाद ये फिर से लगा है, सॉरी ये और गेट है, ये एंड गेट है, उसके बाद फिर से क्या लगा, और गेट। देखो और गेट जो होता है उसके अक्रॉस अगर एक ए आ रहा है एक बी आ रहा है, तो इसकी क्या आएगा आउटपुट ए प्लस बी। अगर नैंड गेट है उसका आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी। क्लियर हुआ। अगर ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है, तो नॉट गेट का आउटपुट क्या होता है, अगर उसके पास एक सप्लाई आ रही है, ए आ रही है, तो इसका क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का इनवर्स। क्लियर हुई इतनी बात, ए का इनवर्स। ठीक है, अभी आपको मैं बता देता हूँ। अगर ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। क्लियर, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो हमें दिया गया है ए बी, कितना दिया गया है, 1 1, उसके बाद ऐसे करके भी कुछ दे रखा है, ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे करके ये दे रखी, तो ये क्या दे रखा है। और देखो नॉट गेट को तो एक ही इनपुट आ रही होती है ना, एक ही इनपुट आता है नॉट गेट को, ये बात का ध्यान रखना। नॉट गेट है नॉट, ठीक है, एक इनपुट आएगी, तो इसको 1 है तो आउटपुट में क्या हो जाएगा 0। 1 मल्टी ये और गेट है, और गेट का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी। 1 + 1 क्या होगा, 1 ही होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने वीडियो ये सबके ऊपर ऑलरेडी बना रखी है, जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट है ये। तो 1 + 1 क्या आएगा, 1, फिर उसके बाद यहाँ 0 आ गया या 1 आ गया। एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, 0.1, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही होगी, आउटपुट 0। उसके बाद क्या है सॉरी इसका एक ऐसे करके भी है, यहाँ से 1 आया, ये 1 यहाँ आ गया, 0 और 1 प्लस हो रहा है, तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा 1। तो y क्या आ गया, ये z है, ये क्या है y, तो y क्या है 0 है, z क्या है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। देखो इसके अंदर जो है ना, ये थोड़ा सा ना सोचने वाली बात नहीं थी इतनी, जस्ट ऑप्शन से क्लिक करना था आपको। 2 लैंप्स कंट्रोल बाय 2 डिफरेंट स्विच, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। पहला देखो क्या सीरीज में कनेक्ट है, बिल्कुल नहीं, सीरीज में तो ऐसे करके होता, अगर स्विच होता तो लैंप ऐसे करके होते, 1 लैंप ये और दूसरा लैंप ये
सीरीज में कनेक्टर, पैरेलल में कनेक्टर, गलत। टू लैंप इन सीरीज, दूसरा गलत, यहीं छोड़ दो। फोर्थ पे आओ, टू लैंप इन ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम, ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम नहीं है, नहीं जी ये तो अलग अलग है, गलत। तो बचा कौन सा, सी को मार करके निकल जाओ, जैसे सी पढ़ भी लेते हैं। टू लैंप इज कंट्रोल बाय सेपरेट स्विच, दोनों अलग अलग स्विच से कंट्रोल हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 28, कैपेसिटर में सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर। देखो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के अंदर जो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन, टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के कैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता होगा कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। एक तो होती है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ठीक है, ठीक है। शेडेड पोल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कैपेसिटर यूज करते हैं हम किस लिए यूज करते हैं, देखो एक तो होता है स्टार्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। कैपेसिटर जो होता है वो इसलिए होता है स्टार्टिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, बट उससे भी पहले हम किस लिए यूज करते हैं, कैपेसिटर का मेन पर्पस होता है क्योंकि जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है ना जब हम उसे सप्लाई देते हैं तो वो स्टार्ट नहीं हो पाती है। मतलब क्या है कि उसको स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है। जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जब हम थ्री फेज सप्लाई देंगे, उसकी जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवॉल्व करनी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से रोटर के अंदर करंट इंड्यूस होगा, फ्लक्स बनेगा, करंट बनेगा, एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा अपने कॉज को, उसकी वजह से वो उसी डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी जो मोटर है वो उसका रोटर घूमना शुरू हो जाएगा। बट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता क्योंकि सिंगल फेज की वजह से एक नॉर्थ बनता है, इधर एक साउथ बनता है, जिसकी वजह से वो रोटेट नहीं कर पाते। रोटर में अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी तो रोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो मेनली कैपेसिटर का यूज हम इसलिए करते हैं टू प्रोवाइड द स्टार्टिंग टॉर्क, टू प्रोवाइड द स्टार्टिंग टॉर्क। क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से दो वाइंडिंग्स का हम यूज करते हैं, एक होती है मेन वाइंडिंग, एक होती है मेन वाइंडिंग, एक होती है क्या, ऑक्सिलरी, स्विच के साथ लगाई गई होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उसके साथ हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो मेन वाइंडिंग होगी ना, मेन वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। रिएक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब जो इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ये मेन वाइंडिंग है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ठीक है। मेन वाइंडिंग क्या है, ये सपोज कर लो V है, ठीक है। मेन वाइंडिंग जो है वो रिएक्टेंस टाइप है, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टेंस की वैल्यू क्या ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, लैग करेगी। मेन वाइंडिंग का फ्लक्स लैग करेगा या करंट लैग करेगा, जो मर्जी कह लो, फ्लक्स करंट, करंट लैग करवा लो, करंट मेन वाइंडिंग का। उसके बाद जो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जो रेजिस्टेंस ज्यादा की वजह से ये वोल्टेज के इन फेस में होगी, बट रिएक्टेंस की कुछ वैल्यू की वजह से ये थोड़ा सा लैग करेगी। अब इसकी वजह से इसके बीच में जो एंगल आएगा उसकी वजह से मोटर क्या करेगी, मोटर का रोटर घूमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IM और I ऑक्सिलरी, और इसके बीच का जो एंगल होगा साइन बेंड, ठीक है। ये IM है, ये I ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। इसके बीच के एंगल की वजह से जो भी एंगल होगा स्टार्टिंग टॉर्क उसे मिल जाएगी। और बट इसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, अगर ये एंगल 90 हो गया तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसको 90 करने के लिए इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मेन वाइंडिंग हम नहीं छूते, हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस लगा देते हैं। तो कैपेसिटेंस की वजह से जो ये एंगल होगा वो क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा लैग कर रहा था, कैपेसिटेंस की वजह से यहां से ये पूरा 90 डिग्री लीड करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इसके बीच का एंगल हो जाता है वो कितना बन जाता है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बन गया तो डेट मीन स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर इज प्रोवाइडेड टू ऑब्टेन द स्टार्टिंग टॉर्क। समझ गए इतनी बात को, इसलिए हम स्टार्टिंग टॉर्क की ऑब्टेन करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज विद गेज फैक्टर। ये देखो इसका फॉर्मूला है गेज फैक्टर का, गेज फैक्टर का फॉर्मूला है क्या है, डेल्टा R बाय आर। देखो डेल्टा R बाय आर क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय E। E क्या, ये चीज क्या है, E क्या है, स्ट्रेन है, डेल्टा R बाय आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है वीडियो में तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें आगे वाले फ्यूचर में आने वाले, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही वीडियो को, ठीक है। पूरा एनालिसिस करना है तो थोड़ा सा टाइम है, देख लो यार लगा के, तुम्हारा ही
डायरेक्ट यही कर रहा हूँ, तुम्हारा ही बेनिफिट होगा अगर तुम्हें डीप एनालिसिस कर रहा हूँ तो गेज फैक्टर हमें कितना दे रखा है 2 डेल्टा आर बाय आर। डेल्टा आर हमें निकालना है, चेंज निकालना है, डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है। और इनिशियली आर कितना दे रखा है 5 या 50 ओम दे रखा है, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कितना दे रखा है हमें 0.01। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। 50 से इधर 2 कटा, 2 से 2 कटा, डेल्टा आर क्या आ गया, क्या गलत कर दिया क्या मैंने, 0.01 सॉरी 01, तो ये 1000 हो गया, तो 1 0 बच गई, 1/10 तो 0.1 ओम। क्वेश्चन नंबर 30, एज पर द IE रूल्स द नॉमिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट बी लेस देन। ये जो IE रूल्स है ना, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे थोड़े से, मैं आपको बता रहा हूँ। 72 पता नहीं 82 पेज पे कुछ क्लियरेंस भी दे रखी है, स्पैन ये पढ़ लेना थोड़े से, ठीक है। तो ये जो है, जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, नॉमिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, थर्मो हाइग्रोमीटर इज ए जनरल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग एनर्जी ऑडिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ, देखो ये एयर वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है, ह्यूमिडिफिकेशन, वेंटिलेशन इन एयर कंडीशन, उसको मेजर करने के लिए, उसको ऑडिट करने के लिए, सॉरी मेजर नहीं, उसको ऑडिट करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो फ्लो ऑफ लिक्विड होता है ना, फ्लो ऑफ लिक्विड, उसका लिक्विड का फ्लो मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द रेशियो ऑफ द करंट एयर प्रोडक्शन टू द रेफरेंस एयर प्रोडक्शन, तो परसेंटेज निकालिए कभी, अगर हम किसी के रेफरेंस में परसेंटेज निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं ना। तो अब देखो इसके अंदर उसने प्रोडक्शन की वैल्यू निकाली है, प्रोडक्शन की वैल्यू करंट प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय रेफरेंस प्रोडक्शन, बात किसकी हो रही है, सिर्फ प्रोडक्शन की हो रही है ना, तो क्वेश्चन आंसर भी क्या आएगा, प्रोडक्शन फैक्टर ही होगा, करंट प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय रेफरेंस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अभी लोड फैक्टर मैंने बताया, सब पढ़ा है कि नहीं, तो अभी लग रहा है ऐसा कुछ, प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय रेफरेंस या प्रोडक्शन, सिंपल है प्रोडक्शन फैक्टर। Which of the following is used, question number 33, which of the following is used with a critical load like hospital, intensive care unit where a temporary power failure। अच्छा, ये UPS जो होता है, इसकी फुल फॉर्म पता है किसी को, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। कंप्यूटर के साथ लगा देखा है कभी नीचे, जब लाइट चली जाती है तो ये UPS से ही कंप्यूटर चल रहा होता है, कि पावर सप्लाई कट नहीं हुई है, अनइंटरप्टेबल मतलब विदाउट कटिंग ऑफ पावर सप्लाई हमारा काम चलता है, चली जा रहा है। तो हम जब हॉस्पिटल्स में टेम्परेरी जब पावर फेलियर हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए लाइट चली जाती है, तो उस टाइम किसको यूज करते हैं, UPS को यूज करते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई मैंने बता दिया। LPS क्या होता है, LPS इज अ लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम, लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। ये किस लिए यूज किया जाता है, टू प्रोवाइड द, ये भी बता देता हूं, टू प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ टू हाई करंट, लो रेजिस्टेंस पाथ टू हाई करंट, ठीक है। कहां पर, ताकि जब कोई फॉल्ट हो तो हाई करंट को ये लो रेजिस्टेंस पाथ दे, लो रेजिस्टेंस दे, जिसकी वजह से करंट इसके अंदर से फ्लो हो और ग्राउंडेड हो जाए इनटू द स्वाइल, इसके अंदर ग्राउंडेड हो जाए, टू डिसिपेट प्रोवाइडेड लो रेजिस्टेंस पाथ टू द हाई करंट सो दैट हाई करंट डिसिपेट इनटू द स्वाइल। क्लियर हुई इतनी बात, तो LPS इसी यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, which is the commonly used measure for rating an air conditioner। अच्छा, एयर कंडीशनर को इसके अंदर क्या हम ये कहते हैं कि इतने जॉउल्स का एयर कंडीशनर ले आना, नहीं ना, इतने किलोवाट का ले आना, BTU का ले आना, नहीं ना, हम क्या कहते हैं इतने टन का ले आना। टन का क्या मतलब होता है, टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। मतलब क्या होता है, आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो आपको नहीं पता होगी। टन का मतलब होता है 1000 kg, ठीक है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। 1000 kg आइस, क्या 1000 kg आइस, अगर हम 1000 kg की बर्फ लाते हैं, उसकी जो जितनी वो ठंडक होएगी
उसकी जितनी ठंडक होगी उतनी ठंडक ही एसी हमें प्रोवाइड करता है, उतनी ठंडक हमें हमारा एसी प्रोवाइड करेगा। जितनी ठंडक 1000 kg की आइस हमें प्रोवाइड करेगी उतनी ही ठंडक हमारा 1 टन का एसी प्रोवाइड करेगा। इतनी बात को आगे दिमाग में पालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, डीसी मोटर इज रनिंग विद सर्टेन नोट द फैक्टर ऑफ एडिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द शंट फील्ड सर्किट। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये तुम्हें पता होना चाहिए फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द मोटर। जो मेथड्स होते हैं ये फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं फ्लक्स कंट्रोल मेथड है। उससे पहले तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, ठीक है। डीसी मोटर की बात कर रहा है, शंट फील्ड की बात हो रही है। शंट फील्ड में उसने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगाया, ठीक है। तो डीसी शंट मोटर ही हुई ना, बना लो डीसी शंट मोटर फटाफट। नहीं आता ही तो तुम्हें नहीं पता लग रहा कुछ भी, तो डीसी शंट मोटर बना लो। डीसी शंट मोटर ये मैंने बना दी, ठीक है। शंट मोटर में करंट यहां से आएगा, ये वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज, इसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, इसको ईबी कहते हैं बैक ईएमएफ। ये शंट की रेजिस्टेंस हो गया आर शंट, ये क्या हो गया आर आर्मेचर, आई आर्मेचर, आई शंट, ठीक है। तो ये जो करंट आएगा यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, आर्मेचर में जाएगा, शंट में जाएगा। अगर अब सपोज करो ये जो है हमारा जितना आर्मेचर करंट हमारा ज्यादा होगा उतनी हमारी क्या होगी स्पीड ज्यादा होगी, क्या होगी स्पीड ज्यादा होगी। इतनी बात तो समझते हो ना, जितनी हमारी करंट ज्यादा होगा उतनी हमारी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर हमने इसके अराउंड कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया आर वैल्यू का, तो इसकी वजह से क्या होगा, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट घटेगा, करंट कम होगा मतलब आई शंट कम हो गया। डेट मीन्स जो सपोज कर लो इधर 5 एम्पेयर करंट आ रहा था, इधर गया 1 एम्पेयर, इधर कितना गया 4 एम्पेयर, ठीक है। अब एक्सटर्नल शंट लगाने की वजह से इधर करंट कितना रह गया 0.5, इधर करंट 4 से कितना हो गया 4.5 एम्पेयर हो गया। डेट मीन्स करंट इधर इंक्रीज हो गया, तो करंट इंक्रीज हो गया तो स्पीड भी तो बढ़ेगी, समझ रहे हो ना। तो डेट मीन्स क्या है जी, अगर हम इधर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं, डेट मीन्स हम करंट को कम कर रहे हैं, इधर करंट कम करेंगे तो इस पॉइंट से अगर इधर करंट कम जाएगा तो बाकी बचा हुआ करंट इधर ही जाएगा ना, और कहीं थोड़ी ना जाएगा, वापस थोड़ी ना मुड़ जाएगा। तो अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। अगर जो तुमने इसको देखना, इस फॉर्मूले से देखना K5 ओमेगा, ये भी फिजिकल टू K5 ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई NS by 60 होता है। तो NS इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 होता है। NS इधर आ गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 हो गया, तो फ्लक्स कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फ्लक्स कम करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लक्स कम करने के लिए शंट फील्ड के रेजिस्टेंस को कम करेंगे। शंट फील्ड का रेजिस्टेंस कैसे कम होगा, बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये रेजिस्टेंस लग गया, रेजिस्टेंस पहले से बढ़ गया और करंट कम हो गया। जब करंट कम हो गया तो फ्लक्स कम होगी, फ्लक्स कम हो गया तो स्पीड बढ़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्रांसमिशन सिस्टम द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी इज, देखिए ये सबसे बड़ा डाउट है, द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट एनर्जी। बच्चे पता क्या करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, पावर का फॉर्मूला पता है आपको, VI होता है, और जो लॉस होती है ट्रांसमिशन लाइन में, लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, वो क्या होता है I²R होता है। अब बच्चे क्या करेंगे, हाँ जी लॉस, इतना लॉस्ट एनर्जी जो पूछा गया हमें, लॉस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² हो गया। यहाँ से तो आपको यही दिख रहा है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। मार्क कर दो पहला ऑप्शन, जो बच्चों ने कईयों ने बहुत जनों ने मार्क कर रखा है, जिसका पेपर मैंने उठाया उसमें भी यही है, उसने पहला ऑप्शन ही मार्क कर रखा। बट उसने लॉस्ट एनर्जी नहीं पूछा, उसने कॉस्ट ऑफ लॉस्ट एनर्जी पूछा, कॉस्ट ऑफ लॉस्ट एनर्जी पूछा, उसने एनर्जी लॉस नहीं पूछा। एनर्जी लॉस होता तो फिर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² होता। उसने कॉस्ट पूछा, और हर बारी वो कॉस्ट ही पूछता है। कॉस्ट के लिए हमें पता है I² आ रहा है, देखो I² आ रहा है, और इधर से I की वैल्यू क्या है P/V। P/V अभी मैं बताऊंगा आपको, ठंड रखो थोड़ी। P/V²R, तो लॉस जो हो गए वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए V² के। क्यों हम इसको V² के प्रोपोर्शनल लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो वॉल्यूम होता है किसका, कंडक्टर का, वायर का, जो वॉल्यूम होगा कंडक्टर का वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और जितनी वॉल्यूम कम होगा उतनी ही हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में।
तो कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड है? वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। जितनी मोटी तार होगी उतनी कॉस्ट उस तार की ज्यादा होगी, इतनी बात तो मानते हो। तो मोटाई चौड़ाई क्या है? वॉल्यूम ही तो है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर अगर कम होगा, तार ब्रीक होगी, तो कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, तो लॉस हमने वोल्टेज के हिसाब से निकाले, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो डेड बाई लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर ही हम देखेंगे, हम आई स्क्वायर नहीं देखेंगे, क्योंकि उसने कॉस्ट पूछा, उसने एनर्जी लॉस नहीं पूछा, उसने कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस पूछा। तो कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड है? वॉल्यूम के ऊपर। और वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर। कई बार वहां क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर वहां आएगा 1/v स्क्वायर। अगर आज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा वी स्क्वायर करना। क्वेश्चन नंबर 37, a semiconductor has a 4 electromagnets valence array या 4 valence electron, ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 38, अच्छा, फॉर रिलायबल प्रोटेक्शन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक स्ट्रोक और प्रोटेक्टिंग एंगल। अच्छा, प्रोटेक्टिंग एंगल पूछ रहा है, ये 20 से 45 डिग्री के बीच का होता है। 20 से ग्राउंड से जो ये तार जा रही है, इसका जो एंगल होगा ये कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। 20 से 45 डिग्री के बीच का होता है। ऑप्शन देखिए, मार्क कर दो सीधा। क्वेश्चन नंबर 39, what will be the waste heat potential for a 2200 kVA set at a 1000 किलोवाट लोडिंग विद एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, और जल्दी से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ यार शेयर करो, इतने एफर्ट के लिए एक शेयर तो बनता है। देखो इसका जो फॉर्मूला है ना, लिख लो फॉर्मूला, आ सकता है काम आगे जाके। आउटपुट पावर इंटू 8, ये 8 जो है ना, ये गैसेस की होती है। गैसेस की कितनी अमाउंट है? 8 kg गैसेस फिक्स्ड होती है फॉर्मूले में, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय TG माइनस 180। TG माइनस 180, TG क्या है जी? TG जी कुछ नहीं है, गैस टेम्परेचर है, कुछ नहीं है गैस टेम्परेचर। आउटपुट पावर किसमें दे रखी है जी? 1000 किलोवाट। देखो आउटपुट पावर 1000 वॉट में होती है हमेशा, इसमें होती है वॉट में, और जो ये आउटपुट पावर है ये किलोवाट में है। इसके आगे 10⁻³ लगाने की जरूरत नहीं है, समझिए। इतने बाद मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.25, TG की तरह दे रखे गैस टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस माइनस 180, क्या वैल्यू आई? 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, जिसको 25/100 लिख सकता हूँ। 25/100 को 1/4 लिख सकता हूँ, पता होना चाहिए जी। लिख सकते हो भी 1/4, 500 माइनस 80, इसको 320 लिख सकता हूँ, पहले लिख देता हूँ। 4 2 8, 2000 मल्टीप्लाई बाय 320 कितना आया? 6440। अच्छा 40 तो 6.4 लाख लिख सकता हूँ, लिख सकते हो भी आप, तो कुछ भी लिख सकते हो सर। ये था, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर हुई इतनी बात? जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज भी 50 क्वेश्चन करेंगे जी, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, बच्चे टाइम देखकर ही वीडियो का भाग जाएंगे, ऐसा मेरे को नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 40, इन एन इंडक्शन मोटर का फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर। देखो सबसे पहले हम हंटिंग समझेंगे। हंटिंग क्या होती है? ग्राफ होता है जो जब मोटर एक पॉइंट को अटेन करने के लिए आगे पीछे उसका रोटर मूव करता रहता है। क्यों? इनर्शिया की वजह से, ठीक है। इस पॉइंट को अटेन करने के लिए पॉइंट कौन सा? इसकी डेफिनेशन लिख लो, स्विंगिंग। इट इज अ स्विंगिंग फिनोमिना ऑफ रोटर। स्विंग करता रहता है, स्विंगिंग फिनोमिना ऑफ रोटर। कोई भी टॉपिक पढ़ना है मेरे को बता दो। एक्चुअली मैं बिजी चल रहा था, कुछ मैं बीमार भी हो गया था, तो बिजी चल रहा था क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी रन कर रही हैं, उसमें भी मैं बच्चों को टाइम देना होता है, ठीक है। तो उसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर आज से कंटिन्यूसली मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। टू अचीव सिंक्रोनिज्म। सिंक्रोनिज्म क्या है? रोटर सिंक्रोनस स्पीड को अटेन करने के लिए एक ही पॉइंट के अलॉन्ग मूव करता रहता है, अप एंड डाउन। उसको अचीव करने की कोशिश करता है, उसको हम क्या कहते हैं? हंटिंग, ठीक है। उस हंटिंग को हमें अवॉइड करने की जरूरत है, अदरवाइज वो एफिशिएंसी मोटर की कम कर देगा। उसको अवॉइड करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं, या फिर हम बाहर से इंडक्शन मोटर की हेल्प लेकर उसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुई? उसके बाद है स्विंग। जो स्विंग होता है ये किस लिए होता है? जब रोटर बार्स, हम जो रोटर के बार्स होते हैं, लिखा होगा ये रोटर है,
रोटर के जो ये बार्स हैं, ये वाली लाइन है, इसको हम स्पीड करते हैं, मतलब एक एंटरिंग से हम शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। तो जब ये स्पीड करते हैं तो इसको किस लिए स्पीड करते हैं, तो इसको हम सॉरी रोटर बार्स को हम स्पीड करते हैं, किसके लिए करते हैं, फॉर स्मूथ रिड्यूस नॉइस एंड स्मूथ रनिंग के लिए, और रिड्यूस नॉइस एंड स्मूथ रनिंग के लिए। तो ये फॉगिंग कब होता है, जब रोटर के स्लॉट्स स्टेटर के स्लॉट के इक्वल हो जाते हैं, तब क्या होता है, फॉगिंग फिनोमेना ऐसे होने पर क्या हो जाएगा, जो मोटर होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि तुम्हें सबको पता है कि जो इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर की जो रोटर की स्पीड होती है ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। अगर ये रोटर की स्पीड इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड होगी तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। मैग्नेटिक लॉकिंग होगी दैट मीन्स रोटर घूमेगा नहीं, मोटर स्टार्ट नहीं होगी, मोटर वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि हमें इसके अंदर रोटर को कोई भी सप्लाई नहीं दे रखी होती, सिर्फ स्टेटर को सप्लाई जा रही होती है, वो भी 3 फेज। उसी की वजह से रोटर घूमता है। अगर दोनों के स्लॉट्स इक्वल्स हो गए तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, इसका स्टेटर का नॉर्थ रोटर के साउथ के साथ लॉकिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से मोटर स्टॉप हो जाएगी। ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगी वापस से रोटर में। तो इसके लिए रोटर के स्लॉट जो होते हैं वो कम होने चाहिए स्टेटर के स्लॉट से, ठीक है। उसको इसी के लिए हम इसको फॉगिंग फिनोमेना कहते हैं। तो आंसर भी हमारा यही है। ट्रॉलिंग फिनोमेना होता है जब रोटर लेस देन रोटर जो है वो उसकी स्पीड होती है लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। किसकी वजह से होती है, क्योंकि जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाता है स्टेटर वाइंडिंग में वो प्योरली साइन वेव नहीं होता है। प्योरली साइन वेव क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कुछ हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से जो है मोटर धीरे धीरे क्रॉल करती है, जैसे बच्चा क्रॉल करता है, रेड़ती है मोटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉलिंग फिनोमेना। 41 व्हेन इट इज क्वेश्चन नंबर 41 व्हेन इट इज सेड दैट द ड्यूटी साइकिल ऑफ वेल्डिंग मशीन इज 10%। देखो वेल्डिंग मशीन का ड्यूटी साइकिल की बात हुई है। ड्यूटी साइकिल तुम्हें पता है, ड्यूटी साइकिल की किससे रिलेट होती है, टाइम के साथ रिलेट होती है। तो टाइम के साथ क्या दिया हुआ, 10% दिया है, मतलब 10% को कैसे लिखोगे, 10/100 1/10। तो क्या मतलब है, कोई मिनट या आर के साथ रिलेट होगा। ऑप्शन में चेक करो, क्या कोई मिनट या आर दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, पर पहले ऑप्शन में दे रखा है 2 मिनट इन अ पीरियड ऑफ 10 मिनट। क्या उससे कुछ पता लग रहा है 2 मिनट, ये तो हम ऐसे कह सकते हैं 1 मिनट इन अ 10 मिनट। 1 मिनट ड्यूटी साइकिल है कितने मिनट में, नीचे वाला क्या होता है ओवरऑल होता है टाइम पीरियड, और ऊपर वाला क्या होता है जितने तरह मोटर का ड्यूटी साइकिल होता है। तो 1 मिनट चल रही है इन 10 मिनट, इन अ पीरियड ऑफ 10 मिनट। ऐसा कुछ है तो देख लो, है जी ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा आंसर। 42 द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन विद क्लीन ट्राई रेल्स। इसका सीधा आप वैल्यू नोट कर लो, 0.0 to 0.30 होती है फॉर अ क्लीन रेल्स, मॉइस्ट ग्रीसी उसके लिए होती है 0.0 से 0.15 तक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ अ पावर सिस्टम इज अ रेशियो। ये अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय द, क्वेश्चन नंबर 3 कराना लैंप वाला, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय द रेटेड कैपेसिटी। जितनी कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है, किसकी पावर सिस्टम बल्ब किसी की भी ले लो, एक बार पावर स्टेशन लिख लो, पावर स्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंडिया टू इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस। देखो रेफ्रिजरेटर के ऊपर तुमने जो स्टिकर लगा देखा होगा कि इतने स्टार का, 2 स्टार का, 3 स्टार का, वो किसके लिए होती है, जब भी किसी इक्विपमेंट को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, हाउस होल्ड वाले इक्विपमेंट को रेटिंग दी जाती है तो वो कौन देता है, उसको हम स्टार लेबलिंग कहते हैं। किसमें क्या स्टार्स के अंदर लेबल किया गया नहीं होता जी, इतने स्टार का फ्रिज है, इतने स्टार का एसी है, तो स्टार लेबलिंग कहते हैं उसे। हाउस होल्ड इक्विपमेंट को स्टार लेबल किया जाता है उसकी बताने के लिए कि वो कितना अच्छा है। BIS का मतलब क्या है, BIS होता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। देखो सारी चीजें बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहो। राइटिंग के लिए मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं करेगा, मेरी राइटिंग मेरे को पता कैसी है। तो ये क्या करता है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, प्रोडक्ट जो भी कोई प्रोडक्ट है उसको सर्टिफाइड करता है, मतलब उसको सर्टिफिकेशन देता है कि ये अच्छा है या बुरा है।
प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करता है कि वो कितना अच्छा कितना गलत अच्छा नहीं है। और ये सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, ज्वेलरी के लिए। ज्वेलरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, गोल्ड होता है, उसको बताता है कि ये कितना प्योर है, कितना शुद्ध है। उसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से कोई कंपनी बनाई गई है जो सिर्फ गोल्ड के ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड करती है, सर्टिफिकेशन मार्क्स देती है, सर्टिफिकेट देती है कि कितना शुद्ध है कितना शुद्ध नहीं है। ISI को एक इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कंपनी है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये भी एक सर्टिफिकेट ही देती है, किसको देती है, इंडिया के प्रोडक्ट्स को देती है। कि इंडियन स्टैंडर्ड्स है, इंडिया के प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड करती है, सर्टिफिकेशन देती है कि कितना तो अच्छा है कितना बुरा है, सब कुछ करती है। तो प्रोडक्ट को पहले जांच करती है उसकी, ठीक है, फिर उसे सर्टिफिकेशन देती है, सर्टिफिकेट देती है सॉरी। और उसके बाद है ISC वैसे ऐसी कोई चीज नहीं है। ISC अगर ऐसे दिया होता तब हम कहते थे, क्योंकि ISC की पावर स्क्वायर क्या होती है, ISC मतलब दो बारी यूज किया जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कंजोर्टियम, ठीक है, कंजोर्टियम। किसके लिए दी जाती है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप यहाँ तक देख चुके हो वीडियो तो दैट मीन्स आप कुछ अचीव करना चाहते हो। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज नोट्स बना लो इसके, क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शंस भी देते हैं वो कुछ सोच समझ के देते हैं। और आगे आने वाले टाइम में अगर एग्जामिनर पीछे का पेपर देखता है तो उसको कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पसंद आ जाते हैं। सेम टू सेम डेटा क्वेश्चन डाल देता है बट ऑप्शन चेंज कर देता है, सॉरी सेम टू सेम क्वेश्चन ही, मतलब वो किसी और क्वेश्चंस के साथ खिलवाड़ करता है, वो ऑप्शंस के साथ खिलवाड़ करता है। फिर वो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, बोर्ड ऑन विच वेरियस कंट्रोल पैनल्स एनर्जी मीटर आर फ्यूजेस आर हाउस आर नोन एज पैनल टूल। सबको पता होगा आंसर इसका। तो 46 स्नबर सर्किट क्या होता है, देखो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस and capacitance. It is a combination of resistance and capacitance connected in parallel with the thyristor. अगर इसका सर्किट बनाना कुछ ऐसे करके बनेगा इसका सर्किट। ये स्विच है, ये वोल्टेज है, ठीक है, ऐसे करके इसका सर्किट बनेगा, ठीक है। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द राइज ऑफ वोल्टेज ऑफ dB by dt मतलब चेंज इन वोल्टेज। मतलब क्या है, देखो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये तो होगी ऑप्शनल बात, मतलब इंग्लिश वाली बात। अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ इसका मतलब क्या है कि थायरिस्टर के अक्रॉस जब अगर स्विच क्लोज होगा, अगर ये चीज नहीं लगी होगी, ये दोनों चीजें नहीं लगी होंगी, तो थायरिस्टर के अक्रॉस जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, थायरिस्टर के अक्रॉस दो वेरिएशन होगा वोल्टेज के अंदर, कभी ज्यादा आएगी कभी कम आएगी। उसको अवॉइड करने के लिए हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल के अंदर लगा देते हैं। रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, करंट कंट्रोल होगा। कैपेसिटेंस की वजह से क्या होगा, ये इसके अक्रॉस जो वेरिएशन होगी वोल्टेज की उसको कंट्रोल करेगा। समझ गए इतनी बात, मोटी बात यही है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन को हम इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं थायरिस्टर के, जिसके कारण क्या होता है, जो कैपेसिटर इसके अक्रॉस जो वेरिएशन होता है वोल्टेज का, व्हेन वी स्विच ऑन द सप्लाई, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है जस्ट, ठीक है। तो और एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, टू लिमिट द, ये तो हो गया टू लिमिट द dB by dt, टू लिमिट द वोल्टेज बाय dB by dt। dB by dt प्रोटेक्शन हम जो यूज करते हैं उसकी वजह से जो वोल्टेज रेज होती है उसको लिमिट करने के लिए जो हम चीज यूज करते हैं वो क्या होता है, स्नबर सर्किट, ठीक है। उसके बाद टू लिमिट द करंट, एक हम DI by dt प्रोटेक्शन यूज करते हैं। DI by dt प्रोटेक्शन की वजह से जो करंट हाई जाता है उसके कारण उसको लिमिट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडक्टर को सीरीज के अंदर लगाते हैं। इंडक्टर को इज कनेक्टेड इन सीरीज,
विद द सर्किट। इस बात को भी नोट करके चलना। क्वेश्चन नंबर 47, कांस्टेंट लॉस ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी। कांस्टेंट लॉस को अदर नेम क्या होता है उसका? आयरन लॉस। डीसी मोटर के आयरन लॉस को हम कैसे मेजर करते हैं? स्विंग बर्न टेस्ट से, पता होगा, पढ़े होंगे टेस्ट। रिटार्डेशन टेस्ट क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है रिटार्डेशन टेस्ट? स्ट्रे लॉस को मेजर करने के लिए। किसको? स्ट्रे लॉस को अच्छा, स्ट्रे लॉस क्या होता है? लीकेज लॉसेज होते हैं जो मोटर के अंदर, मोटर के वाइंडिंग्स के अंदर ना फ्लो होके आउटर साइड पे उसकी बॉडी पर फ्लो होने लग जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जो फ्लक्स अंदर से वाइंडिंग के अंदर ना फ्लो होकर वाइंडिंग अपने एरिया को छोड़कर बाहर आउटसाइड पे फ्लो होनी शुरू हो जाए, उसके पार्ट्स या क्रॉस फ्लो होनी शुरू हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रे लॉस। ठीक है, उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रे लॉस। उसको मेजर करने का रिटार्डेशन टेस्ट, हॉकिंसन टेस्ट। हॉकिंसन टेस्ट सबसे मशहूर टेस्ट है, हॉकिंसन टेस्ट। इट इज यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ अ मोटर। एफिशिएंसी ऑफ अ मोटर, क्लियर है। उसके बाद हम लोड टेस्ट। लोड टेस्ट किसके लिए मेजर किया जाता है? टू नो द बिहेवियर ऑफ अ मोटर, बिहेवियर ऑफ अ मोटर एट अ वेरिएबल लोड, एट अ वेरिएबल लोड। ठीक है, क्लियर है। रेनॉल्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 48, रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 1 लाख देन द फ्लो इज। ये रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? आपने कभी सुना? रेनॉल्ड नंबर सुना ही नहीं होगा। इट इज used during the flow of liquid, during the flow of liquid। अगर एक पाइप है, ठीक है, इसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल लेवल पे पानी फ्लो हो रहा है। बट जब इसके अंदर फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, डेट मीन्स वो जो पानी है इस पाइप के अक्रॉस प्रेशर डालेगा और उस फ्लो को, जब फ्लो तेज हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहते हैं हम उसको? टर्बुलेंट फ्लो। तो इस पाइप का कुछ रेनॉल्ड नंबर होता है। अगर वह रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन हो जाए उस वैल्यू से, तब उस फ्लो को हम क्या कहेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। तो उसकी वजह से, रेनॉल्ड नंबर की वजह से हमें काफी हेल्प मिलती है। तो हमें पता लगता है कि जो पाइप के अंदर का फ्लो है वो तेज हो गया है या अभी भी नॉर्मल ही है। अगर उसका रेनॉल्ड नंबर ज्यादा हो जाए उस वैल्यू से तो हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। और ये 1 लाख नंबर तो बहुत ज्यादा है, 1 लाख नंबर तो बहुत ज्यादा है। इस फ्लो को हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हमने इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बतानी है, इंडिया की। तो आईपीसी जो है, इट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ठीक है, इट इज अ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ये क्या करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बात तो इंडिया की नहीं है। ये क्या करती है? ये अपने कुछ रूल्स बनाती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए, कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है जो भी यूज हो रहे हैं उनको इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम उसे सर्टिफाइड करेंगे, तभी हम उसे सर्टिफिकेट देंगे कि वो पास हो चुकी है। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट है वो पास है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के जो इंटरनेशनल आउट ऑफ द इंडिया यूज हो रहे हैं उसके लिए ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है। उस रूल्स को वो प्रोडक्ट पास करेगा तभी वो मार्केट में आएगा। समय कितनी बार? आईएसओ, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंटरनेशनल। ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये भी प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन मार्क्स देती है कि प्रोडक्ट्स कितना सर्टिफाइड है। ये ओवरऑल प्रोडक्ट्स को देती है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को देती है, ये ओवरऑल प्रोडक्ट्स को देती है। बट है ये कौन सी? इंटरनेशनल। ठीक है, एएनएसआई ये तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये भी इंटरनेशनल है। अमेरिकन है तो इंटरनेशनल है। बीएसआई, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, अभी मैंने बताया ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड किसको देती है सर्टिफिकेट? ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स को देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, सिंक्रोनस मोटर है पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव फॉर लो स्पीड ड्राइव। कितनी वैल्यू तक ठीक रहती है? 300 आरपीएम तक। ठीक है, बिकॉज एट दिस स्पीड एफिशिएंसी ऑफ अ मोटर इज वेरी हाई। सिंक्रोनस मोटर की बात हो रही है, एफिशिएंसी ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज वेरी हाई। अगर इंडक्शन मोटर की बात होती तो वो कितने तक थी? इंडक्शन मोटर इज एक्सीलेंट
फॉर स्पीड अबव 600 RPM। ठीक है, क्लियर है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो थैंक यू। और नेक्स्ट मैं 50 क्वेश्चन मैं जल्दी न्यू वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं बाकी के 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा पूरा डिटेल में। तो वीडियो की नोटिफिकेशन लेने के लिए तो आपको बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो जल्दी से बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और एक और चीज़ की जानकारी मैं दे दूँ, ये मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आगे पढ़िए, बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अब ये कोई पर्टिकुलर पेपर की तैयारी नहीं है कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर पेपर की तैयारी करा रहा हूँ, नहीं, मैं ओवरऑल सारा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आपने तैयारी करनी है तो ये जो शहर है, ये जो सिटी है, इस सिटी के आसपास के जो भी बच्चे जो नज़दीक हैं सिटी के, वो मेरे से कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, क्योंकि दूर की सिटी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इस सिटी के आसपास कोई 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो भी बच्चे हैं वो मेरे से पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो ज़रूर मेरे को कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर मेरा ऊपर लिखा हुआ है, फिरोजपुर सिटी है। तो आइए और पढ़िए ज़रूर। आपको अगर कोई भी पेपर है, सपोज करो 100 नंबर का पेपर है, 50 अबव गारंटी के साथ मैं बोल कर देता हूँ कि 50 अबव तो मार्क्स आ ही जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।